हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट फर्स्ट का यह टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आता है। इस टॉपिक का नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसे हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। तो इस टॉपिक का ये पार्ट फर्स्ट है। हम देख लेते हैं हमने इस टॉपिक्स को किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें हमने इंक्लूड किया है बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के रिएक्शंस। पार्ट सेकंड के अंदर हमने इंक्लूड किया है इसके अंदर कौन सी ऑक्सीडेटिव फेजेस होती हैं और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में कौन कौन से रिएक्शन आते हैं। पार्ट थर्ड के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बीच के डिफरेंसेस और जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं और राइबोस की वर्चुअल सिंथेसिस किस तरह से होती है और आरबीसी एंड ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज का क्या रिलेशनशिप है। एंड फाइनली CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पे आए हैं। तो हम हमारा पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो वेरी फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सारी जो साइकिल्स हैं मैंने एक स्क्रीन में करने की कोशिश की है, तो जितना पॉसिबल हो आप प्लीज़ अपने लैपटॉप को यूज़ करें इसे पढ़ने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमारे पास में क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, अदर फिनोमिनन्स हैं। स्टिल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसको हम शंटिंग भी कहते हैं वो किस लिए कैरी ऑन की जाती है। हालांकि इसमें ATP भी नहीं बनता बिकॉज इसके पीछे 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं। वो 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस क्या हैं, इस पाथवे से NADPH बनता है, NADH नहीं NADPH बनता है। और ये जो NADPH है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैट्स की सिंथेसिस के लिए, फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए एज वेल एज स्टीरॉयड की सिंथेसिस के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो ये करता है ये राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है DNA और RNA में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो वो बनती किससे है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से बनती है। इसीलिए ये पाथवे हालांकि ATP नहीं बनाता है, स्टिल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे, क्योंकि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें इससे मिलती है, एक है NADPH और दूसरी है राइबोस शुगर। बहुत सारी हेक्सोजेस अगर हम देखें जैसे कि ग्लूकोज है स्टार्च से मिलती है, फ्रक्टोज जो सुक्रोज से मिलती है एंड गैलेक्टोज जो है लैक्टोज से मिलती है। यूजुअली जब भी हम कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं कार्ब्स का, तो ये सारी हेक्सोजेस हमारे GI ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को हमने यूजुअली मेटाबॉलिज्म किसका दिखा है, ग्लूकोज का। तो फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज को कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, लिवर में ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, ये वाली एंजाइम अगर एब्सेंट है तो कौन सी डिसऑर्डर हो जाती है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ग्लूक्यूरोनिक एसिड ग्लूकोज से बनता है। ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड ये एक मोनोसैकराइड है। जो आपने मेरी कार्ब्स की मोनोसैकराइड की वीडियो देखी होगी उसमें डेराइव्ड मोनोसैकराइड में ग्लूक्यूरोनिक एसिड मेंशन किया हुआ है। ये बनता है ग्लूकोज से। तो इसकी सिंथेसिस किसके थ्रू होती है, यूरोनिक एसिड पाथवे से, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाथवे है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो भी फॉरेन कंपाउंड्स हैं जैसे कि जीनोबायोटिक्स है उनके साथ में कंबाइन होकर क्या बना देता है, ग्लूक्यूरोनाइड्स। जब अगर इसकी डेफिशिएंसी है ग्लूक्यूरोनिक एसिड की तो क्या हो जाएगा, एक डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर का नाम कहते हैं पेंटोस्यूरिया। तो बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज अगर हम देखें फ्रक्टोज के और गैलेक्टोज के कन्वर्जन वाली एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट है जो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, तो फ्रक्टोज एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, उस डिसऑर्डर को फ्रक्टोस्यूरिया कहेंगे। और ऐसे ही अगर गैलेक्टोज एक्यूमुलेट होगा तो इस डिसऑर्डर को हम गैलेक्टोसीमिया कहेंगे।
अब हम देखते हैं कि ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसको समराइज्ड वे में NADPH और राइबोस फॉस्फेट बनाने का काम कैसे करता है ये। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। इसको शंट क्यों कहते हैं? शंटिंग आपने देखा है कि कोई भी शंटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्रोसेस है वो बीच में से स्लाइटली थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा और वापस से रिटर्न अपने ओन पाथ पे आ जाएगा, उसे ही हम शंटिंग कहते हैं। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। मोनोफॉस्फेट मतलब एक ही फॉस्फेट लगी हुई है हेक्सोज शुगर पे। तो अब ये स्टार्ट होता है 3 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। तो इस प्रोसेस को शुरू होने के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। तो जब इसका रिएक्शन होता है तो इन टर्न क्या बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब 6 जो कार्बन का हमारी ग्लूकोज है उसमें से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, तो क्या हो गया, हमारे पास में 5 कार्बन की शुगर बच गई। तो हमारे पास में 5 कार्बन की शुगर्स अवेलेबल होती है। हम रिएक्शन देख लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स हमने स्टार्ट किए थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, तो उसमें से 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक CO2 निकली। तो रिटर्न में हमारे पास में इन टर्न 5 कार्बन की 3 शुगर्स बनी। वो कौन सी 3 शुगर्स हैं जो 5 कार्बन की बनती हैं इस प्रोसेस में? रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। फिर क्या होता है, ये जो 3 शुगर्स बनी है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ये वापस से रीअरेंज होकर के रीजनरेट कर देती हैं। किससे बनी थी ये? 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। लेकिन रीजनरेट कितने मॉलिक्यूल्स का करती हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रीजनरेट होते हैं। एक मॉलिक्यूल सिर्फ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बनता है। तो अभी ये वाला स्टेप हम देख सकते हैं। इन तीनों शुगर्स ने क्या किया, मिक्स मैच करके रीअरेंजमेंट किया, जिससे वापस से रीजनरेट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। और ये जो अगर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो जाएं तो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रीजनरेट हो सकती है। तो मतलब स्टार्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, 5 कार्बन की 3 शुगर्स बनी, जिसके दौरान NADPH भी बन गया और हमारी राइबोस 5 फॉस्फेट भी बन गई। और वापस से जब राइबोस 5 फॉस्फेट की यूज़ नहीं है तो वापस से उसका रीजनरेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो गया। इसीलिए इसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। अब हम ये रिएक्शंस देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। और इसकी जो एंजाइम्स है ये बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन करती है। किसका? NADP+ का। NAD+ नहीं चाहिए होता है। ग्लाइकोलाइसिस में NAD+ चाहिए, क्रेब्स साइकिल में NAD+ चाहिए, लेकिन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ऑक्सीडेशन के लिए NADP+ चाहिए। तो इस पाथवे को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। एक जो फेज़ है उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज़ कहते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ये नॉन रिवर्सिबल है, मतलब इसके सारे रिएक्शंस नॉन रिवर्सिबल है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट बनने तक की जो फेज़ होती है उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर काउंट करते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ जो कि रिवर्सिबल फेज़ है, जिसके सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल है। तो इसमें जो हमने कहा था रीअरेंजमेंट होकर के वापस से रीजनरेट होना, वो वाला फिनोमिनन इसके अंदर कैरी ऑन होता है। तो जो हमारी 3 शुगर्स बनी थी रिबुलोज 5 फॉस्फेट, ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट और एक बनी थी राइबोस 5 फॉस्फेट, ये तीनों शुगर्स अब आपस में रीअरेंज होकर के वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रीजनरेट करती हैं। और इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स चाहिए होती है, एक होती है ट्रांसकीटोलेज और दूसरी होती है ट्रांसएल्डोलेज। अब हम ये पाथवे देख लेते हैं, जिसके लिए आपको डेफिनेटली लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बहुत छोटी फॉन्ट है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। इस पे कौन सी एंजाइम काम करती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इस पे फंक्शन करती है तो बना देती है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, क्योंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है
तो NADPH बनेगा। हमें पहले ही पता है कि NAD+ जो है यूटिलाइज होगा और NADPH की सिंथेसिस होगी। अब ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इस पे वापस से डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम रोल प्ले करेगी, जो कि 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज है। हमने जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा था तो इन दोनों डिहाइड्रोजनेजेस का जिक्र मेरे आगे वाले वीडियोस में है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का है। अब ये जो दो डिहाइड्रोजनेजेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर भी। अब इस डिहाइड्रोजनेज की वजह से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारे पास में 5 कार्बन के रिबुलोज 5-फॉस्फेट अवेलेबल हो जाते हैं। और इस स्टेप में क्योंकि डिहाइड्रोजनेज है वापस से NADPH बनता है एंड CO2 रिलीज हो जाती है। इतना जो फेज़ है हमारी ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर आती है। आप देख सकते हो ये वाले जो स्टेप्स हैं नॉन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, इसको ऑक्सीडेटिव फेज़ कहते हैं। मतलब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से रिबुलोज 5-फॉस्फेट बनने का जो प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर आता है। यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी रिवर्सिबल फेज़ या नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। अब ये जो रिबुलोज 5-फॉस्फेट है इसके ऊपर 2 एंजाइम्स फंक्शन करती हैं। तो इसके ऊपर जो 2 एंजाइम फंक्शन करती हैं वो 2 एंजाइम्स कौन सी हैं? एपीमरेज और दूसरी जो एंजाइम है, जब एपीमरेज इस पे काम करेगी, कौन सी एपीमरेज है? 3 एपीमरेज है, तो सॉरी 5 एपीमरेज है। तो उससे क्या बनता है? ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट। तो ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट एक 5 कार्बन शुगर है जो कि इससे सिंथेसाइज हो जाता है और ये रिवर्सिबल है। मतलब ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट से वापस से रिबुलोज 5-फॉस्फेट बन सकता है। राइबोज 5-फॉस्फेट पे जो एंजाइम काम करती है वो है कीटो आइसोमरेज। तो ये जो कीटो आइसोमरेज एंजाइम है इससे बन जाता है राइबोज 5-फॉस्फेट जो भी एक 5 कार्बन शुगर है। तो अब हमने देखा कि राइबुलोज 5-फॉस्फेट पे 2 एंजाइम्स काम करती हैं, एक है एपीमरेज और दूसरी एंजाइम है कीटो आइसोमरेज। एपीमरेज से तो बनता है ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट और कीटो आइसोमरेज से बनता है राइबोज 5-फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ट्रांसकीटोलेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सिबल स्टेप क्यों किया जाता है, वापस से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट रीजनरेट करने के लिए। NADPH तो बन गया, राइबोज 5-फॉस्फेट भी बन गई जिससे न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन अब अगर जब उन दोनों का यूज़ हो चुका है तो फर्दर हमें वापस से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट रीजनरेट करना है, तो फिनोमिनन काम में आता है। तो ये वाली जो एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज, ये क्या करती है? 2 5 कार्बन की शुगर्स को रीअरेंज करती है। अब यहाँ जो हमारी 2 5 कार्बन की शुगर है, एक है ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट और दूसरी है राइबोज 5-फॉस्फेट। 5 + 5 मतलब 10 कार्बन। इस 10 कार्बन की स्प्लिटिंग ये करती है 7 और 3 कार्बन में। 7 वाला जो कार्बन है दैट इज सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट और जो हमारा 3 कार्बन है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये वाला रोल प्ले किया है ट्रांसकीटोलेज ने। अब ट्रांसकीटोलेज के बाद में ट्रांसएल्डोलेज काम में आती है। तो ट्रांसएल्डोलेज क्या करेगी? ये 7 + 3 की कॉम्बिनेशन को 6 + 4 में डिवाइड कर देगी। अगेन 7 + 3 इस 10 कार्बन के कंपाउंड को 6 कार्बन और 4 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देती है। और राइबोज 5-फॉस्फेट को वैसे भी यूज़ किया जा सकता है RNA और DNA के सिंथेसिस में। तो जैसा मैंने आपको बताया था ट्रांसएल्डोलेज ने क्या किया? 7 + 3 की कॉम्बिनेशन को 6 + 4 में ब्रेक डाउन किया। जो 6 कार्बन की हमारी शुगर होती है वो होती है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। आप ये देख रहे हो ये सारी हेक्सोजेस जो है इस पे एक ही फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गई और यहाँ पे 4 कार्बन की हमारी शुगर बनी एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, तो जो C4 कार्बन की शुगर है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं वापस से ट्रांसकीटोलेज काम करती है। बट ये जो ट्रांसकीटोलेज है ये एक्चुअली ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट को कंबाइन करती है। तो अब ये हो गए 9 कार्बन हो गए क्योंकि 5 कार्बन हो गए ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट के और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट के 4। तो 5 + 4 = 9 और ये 9 की स्प्लिटिंग करती है 6 + 3 में। तो 6 + 3 की स्प्लिटिंग क्या हो गई? 6 हो गया हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और 3 हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट।
तो फाइनली हमारे पास में 2 तो बन गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एक बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जैसा हमने पहले ही कहा था, रीजनरेशन में 2 मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बन जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होती है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। और ये हमारा रीजनरेट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है तो ये वाला फिनोमिनन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यू में हो सकता है। तो इस पे एंजाइम काम में आती है एल्डोलेस, जो सिंथेसाइज करती है हाफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है। रिवर्सिबल रिएक्शन फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज कैरी ऑन करती है। हाफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम अगर रोल प्ले करेगी तो हमारे पास में बन गया हाफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से तो वैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, एंजाइम लगती है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज और ये हमारा बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये मैंने समराइज्ड बताया है, जिसका डिटेल्ड हम हमारे सेकंड वीडियो में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इजी पाथवे है, आप इस पिक्चर को लैपटॉप में देखेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। सिंपल से 2 फेजेस है, ऑक्सीडेटिव फेज़ है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ है। ऑक्सीडेटिव फेज़ में NADPH और जो हमें राइबोज 5 फॉस्फेट है वो सिंथेसाइज करने के स्टेप्स किए जाते हैं और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में वापस से रीजनरेट कर लिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। Myself Dr. Aarti Sharma from सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। आपको जो भी क्वेरीज हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।